नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से चैनल IAS विजन में। और मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, जो कि हमारा NCERT सीरीज़ चल रहा है ज्योग्राफी का, क्लास नंबर 10th का। और इसमें हम लोग क्लास नंबर 10th के चैप्टर नंबर 2 यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को रिवाइज करेंगे। तो इसमें जैसे ही हम लोग NCERT के पहले पेज, इस चैप्टर के पहले पेज को देखते हैं, पहली लाइन को, पहले पैराग्राफ को देखते हैं, तो वो किसी नारक लॉर्ड यानी कि नारक भगवान के विषय में है, जो कि लेप्चा फोक सॉन्ग है, नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये कनेक्शन ऑफ ह्यूमंस एंड नेचर के बारे में बताता है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा देश है भारत, उसके जो लोग हैं उनका कितना डीप कनेक्शन है नेचर के साथ में, और हम लोग नेचर को पूजते हैं, वहाँ के उनको लॉर्ड्स के रूप में, उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो इस लेप्चा सॉन्ग से ये पता चलता है। नेक्स्ट बात होती है फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो फ्लोरा का मतलब है प्लांट लाइफ एंड फौना का मतलब है एनिमल लाइफ। तो इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और हमारा लगभग 8% जो है टोटल स्पीशीज़ का इंडिया में रहती हैं। 8% स्पीशीज़ यानी कि लगभग 16 लाख स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ यहाँ पे मानी गई हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो लगभग ये हम लोग बात करें तो 4 से 5 लाख स्पीशीज़ ही अभी तक डिस्कवर हुई हैं, और बाकी अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं, होनी बाकी हैं। और रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इन सब के विषय में डिटेल में पढ़ने की बात हमारी फर्स्ट नंबर चैप्टर में थी, और हमने बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ा भी। तो इनका जो इम्पोर्टेंस है वो डे टू डे लाइफ में बहुत है। हम भले ही इसको रियलाइज़ ना करें, लेकिन हमने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना चालू कर दिया। लेकिन हाँ, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रेस में रहती हैं, अगर ये प्रॉब्लम में है फ्लोरा एंड फौना, तो फिर बेसिकली जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति इनसेंसिटिविटी हमारी बढ़ रही है, एंड रख रखाव की जो बात है वो नहीं हो पा रही। देखा जाए, एक फैक्ट इस NCERT में दिया गया है कि जैसे ओवर 81,000 स्पीशीज़ है फौना की और 47,000 फ्लोरा की, जो इस देश में पाई जाती हैं, अभी तक देखी गई हैं। इनमें से 47,000 जो प्लांट स्पीशीज़ हैं, उनमें से 15,000 फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज़ एंडेमिक हैं, यानी कि इंडिजीनियस टू इंडिया है, भारत में ही पाई जाती हैं सिर्फ, जो कि एक बहुत अमेजिंग सा फैक्ट है। नेक्स्ट, कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार देखा जाए तो जो 10% इंडिया का रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा है, और उसके 20% हैं वो थ्रेटन्ड लिस्ट पे हैं, यानी कि जो इंडिया की रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा है, और उसमें से 20% मैमल्स जो हैं, मैमल्स में से 20% वो थ्रेटन्ड लिस्ट में हैं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस क्रिटिकल सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं, जैसे कि चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, एंड जैसे मधुका इनसिग्निस, यानी कि एक वाइल्ड महुआ का पेड़ है, उसका साइंटिफिक नेम है, और हबार्डिया हेप्टेन्यूरॉन एक ग्रास की स्पीशीज़ है। तो ये तो बात हो गई बड़े बड़े पेड़ों की, बड़े बड़े पक्षियों की, बड़े बड़े जानवरों की। लेकिन अगर देखा जाए तो इंसेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड हैं, और वो हम देखेंगे सबसे पहली बार 1980 और 1986 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो सर्कुलर था, उसमें पहली बार इस बात को मेंशन भी किया गया, वो आगे आएगा। अगर देखा जाए तो एक और फैक्ट हमारे सामने NCERT बुक के थ्रू सामने आता है कि इंडिया में लार्जर एनिमल्स की बात करें तो 79 स्पीशीज़ मैमल्स की, 44 बर्ड्स की, 15 रेप्टाइल्स की और 3 एम्फीबियंस की थ्रेटन्ड है, जिनमें से 1500 प्लांट स्पीशीज़ भी एंडेंजर्ड हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स और वर्टिब्रेट एनिमल्स जो हैं वो नियरली एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, 50 से 100 गुना रेट, जो नेचुरल रेट है उसके, यानी कि नेचुरल रेट से जो एक्सटेंशन होता उसके मुकाबले 50 से 100 गुना एक्सटिंक्शन रेट बढ़ चुका है। फॉरेस्ट हैं वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो रीसेंट सर्वे के अनुसार जब शुरुआती दौर था उसके मुकाबले अभी फॉरेस्ट बढ़ा है, फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। फॉरेस्ट और ट्री कवर लगभग 79 मिलियन हेक्टेयर है, और अगर देखा जाए तो ये 24.01% है टोटल जोग्राफिकल एरिया का। इसमें से 12.25% लगभग डेंस फॉरेस्ट है, 9% लगभग ओपन फॉरेस्ट है, और मैंग्रूव्स लगभग 0.14% है ना।
और डेंस फॉरेस्ट का जो कवर है वो 1997 के मुकाबले 2013 में बढ़ा है, 10,000 स्क्वायर, लगभग 10,100 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ा है। और ये डिफरेंट एजेंसीज़ के प्लांटेशन होने के कारण ऐसा डेंस फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट आया है। सो ये एक इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत गुड न्यूज़ है। लेकिन फिर भी हम लोग जो 33% का जो क्राइटेरिया है उससे कहीं दूर है ना। तो IUCN की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके अनुसार स्पीशीज़ को हम लोग इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक नॉर्मल स्पीशीज़ होती है, नॉर्मल स्पीशीज़ जिनका जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है, बहुत चेंज नहीं हुआ है और इनको कोई थ्रेट नहीं है, जैसे कि कैटल हो गए, मवेशी, साल, पाइन, रोडेंट्स, ये सारे के सारे, गिलहरियाँ वगैरह। और फिर आते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिनको खतरा है अभी एक्सटिंक्शन का, और इनका सर्वाइवल जो है वो बहुत डिफिकल्ट है अगर इसी तरीके से इनका जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं इनकी पॉपुलेशन के लिए वो ऑपरेट करते रहे तो। जिनका एग्जांपल है ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, डोंकी है ये, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकाक, संगाई, ब्रो एंटर डियर इन मणिपुर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर आते हैं वनरेबल लिस्ट। वनरेबल स्पीशीज़ में वो आते हैं जो कि एंडेंजर्ड में बहुत जल्दी मूव कर सकते हैं अगर नेगेटिव फैक्टर्स को ऑपरेट करने से रोका नहीं गया तो। जैसे कि एशियाटिक एलिफेंट है, उसको मार दिया जाता है उसकी आइवरी बोन के लिए, आइवरी कलेक्ट करने के लिए उसके दांतों से, बाहर के जो दांत होते हैं, तो इसको रोकना ज़रूरी है। ब्लू शीप हुई, गैंगेटिक डॉल्फिन हुई, तो ये वल्नरेबल हैं, यानी कि एंडेंजर्ड के अंदर आ सकती हैं। फिर आती हैं रेयर स्पीशीज़। रेयर स्पीशीज़ हैं जिनका पॉपुलेशन बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से इनके वल्नरेबल या एंडेंजर्ड में जाने की संभावना है, यानी कि पॉपुलेशन स्मॉल है, इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए एंडेंजर्ड या वल्नरेबल में जा सकते हैं, है ना। इनका एग्जांपल है हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफलो, डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल एट्सेट्रा। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक मतलब किसी भी एक क्षेत्र की इंडिजीनियस, मतलब वो इस क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, जो कि यूजुअली नेचुरल या जोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से आइसोलेट हो गया है। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो अंडमान टील, निकोबार पीजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, तो ये बहुत ही दूरगामी क्षेत्र हैं। इसकी वजह से ये स्पीशीज़ क्या इन्हीं की जगह की होके रह गई और आइसोलेट हो गई, दैट इज़ वाई इनको एंडेमिक कहा जाता है। तो एंडेमिक पे भी खतरा है अगर उस आइसोलेटेड रीजन को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं तो। लास्ट आती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, यानी कि जो अर्थ से या किसी रीजन से, हमारी कंट्री से, लोकल एरिया से ख़त्म हो चुकी हैं। इनका एग्जाम्पल है चीता, पिंक हेड डक। चीता जो है, एशियाटिक चीता, वो एशिया से ख़त्म हो चुका है, माना जा चुका है, इसको डिक्लेयर किया जा चुका है। सो दिस अ वेरी डेंजरस थिंग विच इज़ गोइंग ऑन। देखिए, एशियाटिक चीता के बारे में मेंशन भी है, 1952 में इसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, और ये फास्टेस्ट लैंड मैमल है। एसिनोनिक्स यूबेंटस इसका साइंटिफिक नेम है। बहुत ही यूनिक मेंबर है और 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रैवल कर सकता है। चीता को ऑफनली लेपर्ड से मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन इसका स्पेशल फीचर होता है, इसकी ये अलग से ही दिखता है, लेपर्ड अलग होता है। और 20वीं सेंचुरी से पहले एशिया में, अफ्रीका में चीता बहुत पाए जाते थे, लेकिन जो इनका हैबिटेट है उसमें, उसको धीरे धीरे उसमें कमी आती गई बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम आई, इसकी वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो अब ये एक्सटिंक्ट माना जा चुका है भारत में 1952 के बाद से, है ना। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चीता छोड़े थे, 4 चीता रिलीज़ किए थे। सो वो एक प्रयास था कि चीता की पॉपुलेशन को वापस से, चीता स्पीशीज़ को वापस से, एशियाटिक चीता को यहाँ पे रिजुवनेट किया जाए, उसके एक प्रयास था। तो अब क्या नेगेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो देखिए हमने क्या किया है कि जो वाइल्ड लाइफ है और फ्लोरा फौना है उसको एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है फॉर रिसोर्सेज, है ना। उनको रिसोर्स कंसिडर किया है, वुड के लिए, बाग्स के लिए, लीव्स के लिए, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मीट, मैन्योर एट्सेट्रा, है ना। लेकिन ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इन्हीं कारणों की वजह से हम लोग अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को धीरे धीरे डिप्लीट कर रहे हैं। सो जो सबसे बड़ा डैमेज है इंडियन फॉरेस्ट में वो कॉलोनियल पीरियड के दौरान हुआ, क्योंकि होता क्या था कि भारत में जंगल बहुत थे और अंग्रेज़ों को खेती करनी थी और उसके लिए वो क्या, जंगलों को काटते थे।
सो ये जो पॉलिसी थी रेलवे के एक्सपेंशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, इसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्रीकल्चरल जो एक्सपेंशन था बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा। 1951 से लेकर 1980 के बीच में इंडिया का जो 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया था उसे एग्रीकल्चरल लैंड में तब्दील कर दिया गया। ट्राइबल बेल्ट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी जूम कल्टीवेशन जैसे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें स्लैश एंड बर्न टेक्निक यूज़ में ली जाती है, यानी कि एक जगह आपने पकड़ी, आपको अच्छी लगी, आपने उसको जला दिया, वहाँ पे जितना भी था काट पीट के पेड़ पौधे जला दिया और फिर आपने एग्रीकल्चर किया और फिर आगे मूव कर गए। सो स्लैश एंड बर्न जो कल्चर था ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहा। और कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ आज भी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, जैसे कि उसका जो इम्प्लीकेशन है वो आज भी हम लोग झेल रहे हैं। जैसे टीक मोनोकल्चर है, उसकी वजह से जो नेचुरल फॉरेस्ट है साउथ इंडिया में, और चीर पाइन जो पाइनस रॉक्सबर्गी प्लांटेशन है हिमालयस में, उन्होंने हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रन फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, राइट। उसके अलावा जो बहुत बड़े लार्ज स्केल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से भी फॉरेस्ट का बहुत लॉस होता है। 1951 से लेके अभी तक 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट का जो है वो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में चला गया है, और अभी भी ऐसी चीज़ें कंटिन्यूएशन में है। जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का, जिसकी वजह से 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट जो लैंड है वो डिस्टर्ब हो रही है। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में वो सीरियस थ्रेटनिंग में है डोलोमाइट माइनिंग की वजह से, अभी भी जो चल रही है उसकी वजह से जो नेचुरल हैबिटेट है बहुत सारी स्पीशीज़ का वो डिस्टर्ब हो गया है। बहुत सारे स्पीशीज़ का माइग्रेशन रूट डिस्टर्ब हुआ है, जो कि साथ के साथ में ग्रेट इंडियन एलिफेंट है उसका भी डिस्टर्ब हुआ है, और पोचिंग वाली और जो हंटिंग वाले मामले हैं वो तो सामने आते ही रहते हैं। उसके अलावा जो अगर देखा जाए कि जो फ्यूल वुड कलेक्शन है, ग्रेजिंग है, उसकी वजह से भी एक्सपर्ट्स का कहना ये होता है कि फॉरेस्ट पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो फ्यूल कलेक्शन, फ्यूल फॉडर का जो डिमांड है वो लॉपिंग से मीट किया जाता है, यानी कि पेड़ के अवशेषों को, पत्तियों को तोड़ के कर लिया, ना कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट को गिरा के ऐसा होता है। तो ये मतलब बहुत बड़ा रीज़न नहीं है ना। और साथ के साथ में कई तो ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि एकदम हार्मनी में रहती हैं, है ना। तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ रहते हैं, और कई लोग अर्बन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट को हटाना चाहते हैं। तो ये प्रोटेक्ट करने वाले जो लोग हैं, ट्राइब्स हैं, उनमें और अर्बन्स में काफ़ी क्लैश टाइम टू टाइम होता रहता है। एक चीज़ और भी देखा जाए तो जो मेडिसिनल औषधियाँ हैं, जो मेडिसिनल दवाइयाँ हैं, उनका फ्लोरा एंड फौना पे क्या फ़र्क पड़ा है उसकी वजह से, तो वो इस एग्जांपल में पता चलता है। हिमालयन यू जो टेक्सास वलाशियाना एक प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, जो कि हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। एक केमिकल कंपाउंड टेक्सॉल उससे के बाग से बनता है, नीडल्स, ट्विग्स एंड रूट्स से बनाया जाता है, और उसे कैंसर को ट्रीट किया जाता है। ये बिगेस्ट सेलिंग कैंसर एंटी ड्रग है टेक्सॉल पूरी दुनिया में, और ये सिर्फ और सिर्फ हिमालयन यू से मिलता है, और इसकी वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आज ये खतरे में है ना। और पिछले 10 सालों में ही थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज को ड्राई करके मार दिया गया है, जिसकी वजह से अब एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशी, थ्रेटेंड प्लांट स्पीशी के अंडर में आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बात करें, हंटिंग की बात करें, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर्स, ऐसी फैक्टर्स हैं। फॉरेस्ट फायर्स का देखा जाए, लॉकडाउन के समय फॉरेस्ट फायर्स एकदम पीक पे थी। अमेजॉन फॉरेस्ट धू करके जल रहा था, ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट जले, इंडिया में भी हिमाचल के फॉरेस्ट में आग लगी थी। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पूरे के पूरे फॉरेस्ट तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है उसमें भी डिक्लाइन ऑब्जर्व हुआ है। और साथ के साथ में इनएक्विटेबल कंजम्पशन का मतलब ये है कि बराबर से बांटा नहीं जाए और किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के हाथ में ही वो चला जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेरिकन्स जो हैं वो 40 गुना ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं सोमालियंस के मुकाबले। सोमालिया सबसे गरीब देशों में से एक आता है, अफ्रीका में है ये। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में भी रिचेस्ट टॉप 5% इंडियन सोसाइटी के वो ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हैं देन द पुअरेस्ट 25%। सो दैट इज़ वाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात की जाए तो जो रिच पीपल हैं वो इतने ज़्यादा खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते नहीं हैं, और उनकी वजह से जबकि सबसे ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है एनवायरनमेंट को, राइट।
और इंडिया के लिए अलार्मिंग बात यह है कि इंडिया के आधे से ज़्यादा नेचुरल फॉरेस्ट जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। 1/3 उसके वेटलैंड्स ड्राई हो चुके हैं। 70% जो हमारे सरफेस वाटर बॉडीज़ हैं वो पॉल्यूटेड हैं। 40% मैंग्रोव्स हमारे निपट चुके हैं। और अगर ऐसा ही हंटिंग और ट्रेडिंग चलता रहा वाइल्ड एनिमल्स का, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं है कि जब एक्सटिंक्शन इन सब का हो चुका होगा हमारे देश के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। तो बायोलॉजिकल लॉस जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ में कोरिलेटेड है कि बायोलॉजिकल लॉस होगा तो कल्चरल लॉस भी होने वाला है। इसका एग्जाम्पल कैसा है, देखिए, कई फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं जिनकी वजह से, जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करती हैं, है ना, अपने ड्रिंक्स के लिए, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, सब के लिए। इनमें भी जो विमेन हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो विमेंस को पैदल चलना पड़ता है, 10 किलोमीटर पैदल चल के फिर वो फ्यूल, फॉडर, वाटर, ये सब चीज़ें इकट्ठा कर पाती हैं। तो अब अगर इनके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो डिफॉरेस्टेशन और इन सब की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट इनको पड़ेगा, और अब 10 की बजाय उनको अब और ज़्यादा किलोमीटर चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगी। तो गरीबी इसमें एक वरदान नहीं, गरीबी इसमें एक अभिशाप है। इकोलॉजिकल डैमेज, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के साथ साथ पॉवर्टी तो हैंड इन हैंड चलता ही है। सो दैट इज़ वाई विमेन भी, उनमें पुअर में भी विमेन जो जेंडर है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन इंडिया की बात आती है, तो ये चीज़ जो है वो बहुत पहले से लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, लगभग आज़ादी के बाद से ही। लेकिन भारत की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होने के कारण, जो ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़ हैं, फिशरीज़ हैं, इन सब की वजह से हमें फॉरेस्ट काफ़ी उड़ाने पड़े। जैसा हमने देखा था 5000 स्क्वायर हेक्टेयर्स, ये सारा का सारा फॉरेस्ट निपट गया इन्हीं कारणों की वजह से। लेकिन 1972 में फाइनली कंजर्वेशनिस्ट की डिमांड पे एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में, और उसके प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर दिया है मैंने, देखना ज़रूरी है। इसमें एक लिस्ट बनाई गई प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ की, और साथ के साथ में इनको रिमेनिंग जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, उनको हंटिंग बैन की गई, उनके लिए लीगल प्रोटेक्शन दिया गया हैबिटेट्स को, और ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया वाइल्ड लाइफ के। सेंट्रल और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए जो कि स्पेसिफिक एनिमल्स को टारगेट करते थे, खास करके टाइगर्स को, बिकॉज टाइगर्स जो है वो बहुत ज़्यादा, उनकी पॉपुलेशन ड्विंडल हो रही थी। वन हॉर्न राइनोज और कश्मीरी स्टैग, हांगुल जिन्हें कहते हैं, क्रोकोडाइल फ्रेश वाटर का, सॉल्ट वाटर का, या घड़ियाल, एशियाटिक लायन, और इन सब को इंक्लूड किया गया इसमें, ठीक है। और हाल फिलहाल में इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक और द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गोडावणे भी कहते हैं, राजस्थान में पाया जाता है, और स्नो लेपर्ड, इन सब को पार्शियल, फुल्ली या लीगल प्रोटेक्शन दे दी गई है हंटिंग और पोचिंग, ट्रेडिंग के खिलाफ इंडिया में। प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया गया था 1973 में, इसमें ये रियलाइजेशन हुआ कि जब ये 1900 शुरू हुए थे तब पॉपुलेशन लगभग 55,000 थी टाइगर्स की, अब घट के वो 1827 ही रह गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इनके कारण था पोचिंग। और क्या होता है ना कि जैसे चाइना और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ स्पेशली, इनमें टाइगर के बोन्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व देखा गया है हर्ब्स में और इन सब में। सेक्सुअल वेलनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इसका सेवन किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ड्विंडल हो रही थी। इंडिया ने ये स्टेप लिया, और इंडिया और नेपाल 2/3 ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन को कंटेन करते हैं, इसलिए इंडिया बहुत बड़ा पोचिंग और हंटिंग ग्राउंड हो गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जब इसे लॉन्च किया गया 1973 में, तो 1973 में 1827 से बढ़ के 4002 हो गई थी जनसंख्या टाइगर्स की, और 89 में 4334 हो गई। लेकिन फिर 93 पहुँचते पहुँचते ही ये 3600 होके रह गई थी। इसके पीछे का कारण था वापस से हंटिंग का बढ़ना। और जो टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में 39 हैं, और लगभग 32,137 स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करते हैं। अब बहुत सारे हैं, उनमें से फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, सुंदरबंस है, सुंदरबंस नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व असम, पेरियार केरला, ये बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व्स हैं। अब कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स पे फोकस कर रहे हैं,
और उसका एग्जांपल मैंने शुरुआत में भी बताया था कि 1980s और 1986 के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नोटिफिकेशन था, सर्कुलर था, उसमें बहुत सारी बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल और एक ड्रैगन फ्लाई को भी इंक्लूड किया गया था। 91 में पहली बार प्लांट्स को भी उस लिस्ट में इंक्लूड किया गया, 6 स्पीशीज़ से शुरुआत की गई थी। और जैसा कि आप इस डायग्राम से ही देख सकते हैं कि घड़ियाल भी खतरे में है। अगेन वही जो हंटिंग एंड पोचिंग, इन सब के पीछे इसका कारण है। अब फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की अगर बात करें तो मेजरली इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा संभाला जाता है। और 3 कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट हम लोग देख सकते हैं: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड। रिजर्व का मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट हैं और इनका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आधे से ज़्यादा टोटल फॉरेस्ट इंडिया के रिजर्व में आते हैं। प्रोटेक्टेड 1/3 से ज़्यादा टोटल फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं और ये फर्दर डिप्लीशन से बचाए जाते हैं। इनको भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन दोनों को हैंडल करता है। फिर आते हैं अनक्लास्ड। ये इंडिविजुअल या गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज़, इन सब को बिलोंग करते हैं और ये फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा इन्हीं को देखा जाए तो लगभग सबसे ज़्यादा ये गुजरात में देखने में मिलते हैं, है ना। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट हैं जिनमें 75% उसका टोटल फॉरेस्ट एरिया है। और जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में भी ऐसा है। इनमें रिजर्व फॉरेस्ट का जो है टोटल फॉरेस्ट के मुकाबले वो ज़्यादा है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। गुजरात में सबसे ज़्यादा जो अनक्लास फॉरेस्ट हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि लोकल कम्युनिटीज़ द्वारा मैनेज किए जाते हैं। फिर कम्युनिटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो अलवर के 5 विलेजेस के इनहेबिटेंट्स ने 1200 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट का लैंड एरिया है उसको भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित करके अपने ही सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा वो पोचिंग और हंटिंग के अगेंस्ट जानवरों को और साथ के साथ में पूरे के पूरे फॉरेस्ट को बचा रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे सेक्रेड ग्रूव्स हैं, सेक्रेड वर्जिन फॉरेस्ट्स हैं जहाँ पे पैर रखना भी मना है। और छोटा नागपुर रीजन में मुंडाज और संथल्स जो हैं वो महुआ और कदम्ब को वर्शिप करते हैं और ये ट्राइबल ट्रीज़ हैं इनके। और कुछ ट्राइबल्स उड़ीसा और बिहार के टैमरिंड और मैंगो, इनको वर्शिप करते हैं वेडिंग के दौरान। स्पेशली मैं बिहार से हूँ तो मैं जानता हूँ कि इन द वेडिंग्स व्हाट इज़ द महत्व ऑफ मैंगो ट्री। सो ये कल्चरली इंडिया का डेवलपमेंट ही ऐसा हुआ कि हम लोग इकोलॉजी से प्यार करने वाले लोग हैं। एंड बिश्नोई का एग्जांपल आप देख सकते हैं राजस्थान में, और जो ब्लैक बक, चिंकारा, निगलाई, पिकॉक्स, इन सब को सुरक्षा वो देते हैं। फेमस चिपको मूवमेंट जो हुआ था वो भी डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट था, जिससे काफ़ी सारे इंडिजीनियस फॉरेस्ट को बचाया गया। बीज बचाओ आंदोलन टेहरी में जो हुआ एंड नवधान्य जो आंदोलन हुआ, इन सब के चलते एक जॉइंट एफर्ट से बहुत ही अच्छे तरीके से इनको बचाया जा रहा है। इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट मैनेज करती हैं डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए। 1988 से ओडिशा ने जब पहली बार इसे रेजोल्यूशन को पास किया था, उसके बाद में जो लोकल विलेजेस हैं उनमें उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए और ये किया कि जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे रोक लगें। उसके बदले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको मैनेज कर रहा था। उसके बदले में कम्युनिटीज़ की हेल्प ली और कम्युनिटीज़ को बीच के बेनिफिट्स दे दिए, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, और जो टिम्बर प्रोड्यूस होता था फॉरेस्ट में उसमें सक्सेसफुल एक शेयर प्रोड्यूस करके दिया। सो इस तरीके से पता चलता है कि बिना लोकल लोगों के हेल्प के ऐसा हो नहीं सकता कि फॉरेस्ट कंजर्व्ड रहें। तो इस चैप्टर का क्रक्स यही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके लाइक करें एंड दिल खोल के आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यही मेरी आशा है। ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि अगला वीडियो किस पे होना चाहिए और आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।